नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। दोस्तों, जिस तरह से हम इस सीरीज में एक-एक करके महत्वपूर्ण कवियों को विस्तार से समझते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज एक नए और बेहद महत्वपूर्ण साहित्यकार और कवि को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारे कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। आधुनिक हिंदी कविता में विचार, चेतना और सामाजिक सहर्ष को नई दिशा देने वाले कवियों में मुक्तिबोध का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। और दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को एक साथ कवर कर रहे हैं, ताकि परीक्षा में आपके कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं और गजानन माधव मुक्तिबोध को सरल और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें प्यार से उनके उपनाम किससे पुकारा जाता था? मुंशी के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने नया खून नामक साप्ताहिक पत्रिका, जो नया खून नामक साप्ताहिक पत्रिका रही, इसका भी संपादन किया और साल 1964 में इस महान साहित्यकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो उनके जो दो मुख्य काव्य संग्रह हैं वो है हमारे, एक तो है आपका चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा क्या रहा आपका, भूरी भूरी खाक धूल। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें दो अलग अलग कविताएं हैं जो हैं आपकी ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। इन कविताओं का संकलन किस वाली कविता संग्रह में है? चांद का मुंह टेढ़ा है में। और एक जो इनकी है भूरी भूरी खाक धूल, इसमें सहर्ष स्वीकारा है जो नाम की कविता है, उसका संकलन किसमें है? आपका भूरी भूरी खाक धूल में। हम अन्य कविताएं भी देखें तो इनका क्या रहा? चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, मेरे मित्र मेरे सहचर, आदमी, ये इनकी क्या रही? अन्य प्रसिद्ध कविताएं रही। अब हम इन्हें, अगर इन कविताओं को याद करने की कोशिश करें तो इसके लिए एक हम ट्रिक लेके आए हैं। ये देखिए कि अंधेरे में ब्रह्म राक्षस ने चंबल की घाटी में लाल सलाम किया, जहां चांद का मुंह टेढ़ा था और हर तरफ भूरी भूरी खाक उड़ रही थी। तो इसमें आपको देखो, अंधेरे में एक कविता मिल गई आपको, ब्रह्म राक्षस कविता है, चंबल की घाटी कविता है, लाल सलाम कविता है, चांद का मुंह टेढ़ा तो ऑलरेडी आपकी कविता है ही, और क्या, हर तरफ जो है भूरी भूरी खाक धूल, ये क्या है? ये भी इनकी कविता है। तो इसको एक बार हम फिर से देखेंगे कि अंधेरे में ब्रह्म राक्षस ने चंबल की घाटी में लाल सलाम किया, जहां चांद का मुंह टेढ़ा था और हर तरफ भूरी खाक उड़ रही थी। तो इससे आपको सब चीजें पता चल जाएगी। देखो, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविताएं हैं, किसमें थी ये, किसमें संकलित थी? चांद का मुंह टेढ़ा है में। लाल सलाम प्लस चंबल, ये किसमें आ जाएंगी? इनकी जो चंबल की घाटी हो गया और लाल सलाम होगी, ये अन्य कविताओं में आ जाएंगी। भूरी खाक का क्या मतलब है? भूरी भूरी खाक धूल। और इनकी एक और अन्य कविता क्या बताई थी हमने, जो इस भूरी भूरी खाक धूल में है, वो क्या थी? सहर्ष स्वीकारा है। अब इनके हम कहानी संग्रह देखें तो कहानी संग्रह में देखो, काठ का सपना इनका था, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक, ये इनकी क्या रही? कहानी संग्रह रहे। उपन्यास और निबंध में देखें तो उपन्यास इनका एक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कई बार पेपरों में भी पूछा गया है। उसका नाम क्या है? आपका विपात्र। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विपात्र कैसी विधा है, तो विपात्र उपन्यास विधा है। और किसकी है ये? गजानन माधव मुक्तिबोध की रही है। इन्होंने निबंध भी लिखे और ये डायरी लेखन भी करते थे। अब इनका जो एक निबंध रहा, तो वो क्या रहा कि एक साहित्य की डायरी। अब इस पुस्तक का जो अंश है ना, उसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि नए की जन्म कुंडली एक क्या है, ये इनका, इसमें याद रखना कि जो साहित्य की डायरी इनकी रही, जो मतलब इनकी एक साहित्य की डायरी रही, उसमें क्या रहा कि नए की एक जन्म कुंडली, ये भी इसका अंश रहा है। कभी पूछ दिया जाए कि नए की जन्म कुंडली किसका अंश है, तो क्या है? इनका एक साहित्यिक डायरी का अंश रहा है ये। नेक्स्ट देखें, गद्य और कथा साहित्य में अगर देखें तो विपात्र क्या रहा इनका? उपन्यास। ये ट्रिक भी है, देखो, विपात्र ने काठ का सपना देखा कि एक सतह से उठता आदमी नई जिंदगी की तलाश में जल रहा है। क्या? विपात्र ने काठ का सपना देखा। विपात्र क्या है? उपन्यास है इनका। काठ का सपना देखा कि एक सतह से उठता आदमी नई जिंदगी की तलाश में जल रहा है। तो विपात्र क्या हो गया इनका? उपन्यास हो गया। देखिए, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी क्या है? कहानी है। जल रहा, ये क्या है इनकी? जल रहा से क्या आ गया? जलना। जलना भी क्या है इनकी? कहानी है। ठीक। अब देखें, इन्होंने आलोचनात्मक कृतियां भी बहुत लिखी हैं, जैसे कामायनी एक पुनर्विचार। ये क्या है? अब कामायनी किसकी है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक। तो जो कामायनी एक पुनर्विचार है, इसमें इन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इस पे इन्होंने
आलोचना लिखी। समीक्षा की समस्याएं, ये भी क्या है, आलोचनात्मक कृति रही इनकी। भक्ति आंदोलन का एक पहलू ये क्या रहा, इनकी आलोचनात्मक कृति भी रही और ये निबंध भी रहा। इनका मेन चीज क्या था, इनका ये जो भक्ति आंदोलन का एक पहलू और उर्वशी एक मनोविज्ञान, ये वैसे इनके क्या है, निबंध हैं। पर इसमें जो थोड़ा थोड़ा झलकी आती है वो किसकी आती है, आलोचनात्मक कृति के तौर पे भी इसे जाना जाता है। इसके बाद देखें आलोचना याद करने के अगर आप ट्रिक देखें कि कामायनी पर पुनर्विचार करते हुए नई कविता ने आत्मसंघर्ष किया और समीक्षा की समस्याएं सुलझाई। देखो कितने अच्छी ये ट्रिक बनी हुई है कि कामायनी पर पुनर्विचार करते हुए नई कविता ने आत्मसंघर्ष किया और समीक्षा की समस्याएं सुलझाई। तो ये तीनों आपको बहुत याद करनी है, यही इंपॉर्टेंट है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता ने का आत्मसंघर्ष और समीक्षा की समस्याएं, यही पूछी भी जाती रही हैं कि इनकी आलोचना पूछा जाएगा क्या विधा है, तो क्या है, आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं इनकी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य और पंक्तियां। देखो प्रसिद्ध पंक्ति जो इनकी रही, वो जो ब्रह्म राक्षस इनकी वो रही ना, उसकी एक पंक्ति है जो फेमस है कि जब प्रसन्न चिन्ह बौखला उठे। तो ये इनकी क्या रही, प्रसिद्ध पंक्ति रही। कभी पूछा जा सकता है कि जब प्रसन्न चिन्ह बौखला उठे, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुख्य तथ्य अगर हम देखते हैं तो ब्रह्म राक्षस उनकी क्या है, सबसे फैंटेसी कविता है, मतलब जो फैंटेसी वाली कविता रही तो वो ब्रह्म राक्षस रही। सहर्ष स्वीकारा है कविता, भूरी भूरी काकदोल में संकलित है, ये हमने पहली स्लाइड में भी देखा था। अब हम देखें कि जो परीक्षा उपयोगी सारांश अगर देखते हैं तो कविता कौन कौन सी रही इनकी। देखो चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, चंबल की घाटी, क्या है, कविता है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है, कहानी संग्रह क्या रही, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी और जलना, ये क्या रही, इनकी कहानी रही। उपन्यास देखो एक है, इंपॉर्टेंट है, विपात्र। आलोचना क्या क्या रही, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये क्या रही इनकी कहानी, ये इनकी रही आलोचनात्मक कृतियां। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, इनको देखो अभी जो जितने स्लाइड में हमने पढ़ा कि उससे आप आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन देखो, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे, किसके थे, प्रथम तार सप्तक के कवि रहे ये। काठ का सपना किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, कहानी है। विपात्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध रहे हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, जिससे आपको लड़ना है, जिसको आपको एग्जाम में फेस करना है, वो है हमारा एमसीक्यू। अभी हमने क्या देखी, थ्योरी देखी। वो थ्योरी हमारे मानस पटल पे थोड़ा थोड़ा उभर गई होगी कि हाँ ये चीज़ें हमको एक आइडिया आ गया कि इस जो कवि है, जो साहित्यकार है, इसने अपने जीवन में क्या क्या करा, क्या क्या इनकी विशेषता रही, कैसी कैसी इन्होंने कविताएं लिखी, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे। अब जो हमको पेपर में पूछे जाते हैं उसके लिए हम जो एमसीक्यू तैयार किए गए हैं उन्हें अब देखेंगे कि हाँ हम कितना उस टॉपिक को समझ पाए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था। तो ये आप लोगों को पता है कि क्या था, हम क्या पढ़ रहे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनका ये ऑप्शन हो गया आपका ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का क्या था, पूरा नाम था। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था इनके मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था इनका जन्म, क्या 1911 में हुआ था, नहीं। 1921 में, नहीं। 1964 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ है आपका, 1917 में। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, 1917 में। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, 1917 में। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, ग्वालियर में। ठीक, अब देखो मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो अभी हमने देखा जन्म हुआ कब था, तो 1917 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम इनका मुंशी था और इनका पूरा नाम क्या है, इनको मुक्तिबोध तो बोला जाता है, पूरा नाम क्या हो गया इनका, गजानन माधव मुक्तिबोध। और जन्म कहाँ हुआ था, मैंने क्या बताया था, एमपी में हुआ था। तो क्या ये बनारस एमपी, उत्तर प्रदेश बोल रहा है, सागर ये एमपी में है, पर ये यहाँ भी नहीं हुआ था। पटना बिहार नहीं, कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर सही है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है किस प्रकार की विधा है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसका नाम भी थोड़ा डिफरेंट है कि चांद का मुंह क्या है, टेढ़ा है, किस प्रकार की विधा है। तो यह है, ये देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। क्या है, कहानी संग्रह है क्या, नहीं। उपन्यास क्या था इनका, विपात्र, ये भी नहीं। निबंध भी नहीं है इनका ये, तो क्या है ये, कविता संग्रह है। तो
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है क्या है, कविता संग्रह है। यही पूछे भी जाते हैं कि किस विधा पूछी जाती है। अब इतना आसान, ऐसा आसान सा क्वेश्चन नहीं आता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसका। अगर रही किस्मत कभी आ गया तो बात अलग है, पर अब क्या है कि जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल मॉडरेट या टफ लेवल पे पूछा जाता है कि हाँ, अब अगर आपने ये पढ़ा है तो ये बताइए कि इसकी विधा कौन सी है। तो क्या है चांद का मुंह टेढ़ा, इसकी विधा है आपकी ये कविता संग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्ति बोध द्वारा लिखित उपन्यास का नाम क्या है। मैंने क्या बताया था, इनका एक उपन्यास है, बड़ा फेमस है, वो क्या है, विपात्र। ठीक, तो क्या है, गोदान है क्या, नहीं, ये तो मुंशी प्रेमचंद्र का होना चाहिए। कामायनी ये भी नहीं है, शेखर एक जीवनी ये भी नहीं है। तो क्या है, इसका आंसर हो गया आपका बी, विपात्र क्या है, मुक्ति बोध द्वारा लिखित एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मुक्ति बोध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो अभी हमने देखा था ना, जन्म कब हुआ था इनका, 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। कहाँ, एमपी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था, मुंशी था। ठीक, तो इनके अब ये पूछ क्या रहा है, मृत्यु की बात कर रहा है, तो 1960 में नहीं, 70 नहीं, 54 नहीं, कब हुई थी, तो ऑप्शन आपका बी हो गया, 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुक्ति बोध ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अब हमने देखा था ना कि इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था, तो उसका नाम क्या था, क्या उसका नाम हंस था, नहीं, सरस्वती नहीं, धर्मयुग नहीं। हमने पूरी स्लाइड में ये तीन नाम तो नहीं पढ़े कहीं, हंस, सरस्वती और धर्मयुग। तो क्या पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था कि जो नया खून पत्रिका है उसका जो क्या थी, ये साप्ताहिक पत्रिका रही, उसका संपादन किसने किया था, तो मुक्ति बोध जी द्वारा किया गया था। तो याद रखना कि नया खून क्या है, पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, संपादन किसने किया, मुक्ति बोध जी ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति बोध को किस सप्तक का कवि कहा जाता है। तो अब हमने देखा था ना कि इन्हें पहला तार सप्तक कहा जाता है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए, पहला तार सप्तक क्या है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना कि हाँ, याद तो कर लोगे आप कि तार सप्तक क्या होता है, कि तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक है, पर अगर हम इसे समझ जाएं कि आखिर जो ये तार सप्तक है ये बोलते किसे हैं, ये क्यों बोला जा रहा है इन्हें तार सप्तक। तार सप्तक मतलब क्या होता है कि मुक्ति बोध पहले तार सप्तक के ही कवि थे। कैसे, इसका मतलब है कि जब 1943 में अज्ञेय जी जो रहे ना, हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञेय हैं, अज्ञेय जी ने आधुनिक कविता का नया दौर शुरू किया, तो मुक्ति बोध को उस शुरुआती ग्रुप में सबसे मजबूत स्तंभ थे। ये इन्होंने क्या करा कि जैसे 7 कवि एक साथ होते थे, 7 कवि एक साथ इन्होंने रखे, 7 7 7 और 7, तो 4 इन्होंने सप्तक बनाए। जैसे एक 1943 का सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, फिर आपका चौथा सप्तक। तो इसमें जो प्रथम तार सप्तक थे, तार सप्तक में मतलब जो प्रथम 7 इन्होंने कवि रखे थे, उनमें जो पहले कवि थे वो कौन थे आपके, वो थे आपके मुक्ति बोध जी। तो इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो चारों सप्तक का समय भी देख लीजिए आप। तार सप्तक का देखो 1943, दूसरा सप्तक 1951, फिर 1959 और फिर 1979। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अभी बोल तो रहे हैं कि भाई ये तार सप्तक के कवि रहे, तार सप्तक के कवि रहे, पर ये तार सप्तक होता क्या है। ठीक, बोध को किस सप्तक का कवि कहा जाता है, तो क्या, पहला तार सप्तक कब, 1943 से स्टार्ट हुआ। किसने किया है वो तार सप्तक स्टार्ट, अज्ञेय जी ने। तो इस तरीके से हम अगर इन्हें पढ़ें ना, तो हमें पता भी होना चाहिए, कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हमने याद किया हुआ है, अगर वो चीज़ हमारे को पता है कि हाँ भाई तार सप्तक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर निकलता हुआ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, मुक्ति बोध का उपनाम क्या था। ठीक है, तो मुक्ति बोध का उपनाम क्या, निराला हो सकता है क्या, नहीं, गुलेरी नहीं, नवीन नहीं, क्या था, मुंशी जी था। ठीक, तो मुंशी था मुक्ति बोध का उपनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताएं किस संग्रह में संकलित थी। तो ये हमने देखा भी था कि एक तो ब्रह्म राक्षस हो गई, एक अंधेरे में हो गई, और एक क्या थी, सहर्ष स्वीकारा है, ये क्या थी, किसी न किसी में संकलित रही हैं। तो जो हमारे चांद का मुंह टेढ़ा है उसमें ब्रह्म राक्षस एक कविता और एक अंधेरे में, ये 2 कविताएं संकलित रही हैं। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बी। और अगर हम देखते हैं कि भूरी भूरी खाक धूल जो रही, इसमें कौन सा आपकी कविता संकलित रही, वो क्या थी, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक, विपात्र इनका क्या रहा, उपन्यास रहा। कामायनी एक पुनर्विचार अगर हम देखें तो ये क्या रहा, इनकी आलोचनात्मक टिप्पणी रही। ठीक, इस तरीके से करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका देखो, सहर्ष स्वीकारा है कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। देखो चांद का मुंह टेढ़ा में हमने क्या देखा था, अभी ब्रह्म राक्षस हो गई, ब्रह्म राक्षस एक, और दूसरा क्या था,
अंधेरे में, ये किसमें संकलित थी? चांद के मुंह टेढ़े में। भूरी भूरी खाक धूल जो इनकी दूसरी कविता संग्रह थी, इसमें क्या थी? सहर्ष स्वीकारा है जो है वो इसमें संकलित रही। ठीक, काठ का सपना इनकी कहानी थी और नई कविता का आत्मसंघर्ष क्या है? तो ये तो इनकी कविता ही रही। नेक्स्ट क्या है? काठ का सपना मुक्तिबोध की किस विधा की रचना है? तो क्या है आपके? ये कहानी है। क्या? काठ का सपना। देखो, काठ का सपना मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित एक क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार किस प्रकार की कृति है? अभी हमने देखा था ना कि कामायनी एक पुनर्विचार किस प्रकार की कविता है। आपने ये देखा होगा कि उर्वशी एक मनोविज्ञान, ये क्या था? तो उसमें भी क्या था? थोड़ा बहुत आपको उसके आलोचना के अंश उसमें भी हैं, पर वो निबंध में भी उनके आता है। तो पर जो कामायनी एक पुनर्विचार है, ये पूर्ण रूप से क्या है? ये आलोचनात्मक टिप्पणी है। तो क्या ये उपन्यास हो सकता है क्या? उपन्यास तो अगर हम इनका देखें तो उपन्यास क्या था इनका? उपन्यास था इनका विपात्र। ठीक है, कहानी संग्रह इनके अलग अलग रहे हैं। तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाता है हमारा सी, आलोचनात्मक टिप्पणी रही कामायनी एक पुनर्विचार। पूछा जा सकता है किसकी है? तो किसकी है ये? आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए की जन्म कुंडली एक किस पुस्तक का अंश है? तो ये किस पुस्तक का अंश है? सतह से उठता आदमी? नहीं। विपात्र क्या है? उपन्यास है। नई जिंदगी? नहीं। क्या होना चाहिए आंसर? एक साहित्य की डायरी में नए की जन्म कुंडली ये पुस्तक का अंश माना जाता है। ठीक है, इसका ये अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जगह रचनाएं दी गई हैं, एक जगह क्या दी गई हैं? विधा दी गई है। तो विपात्र क्या देखा था हमने? विपात्र तो इनका उपन्यास देखा था हमने, तो इसका तो होना चाहिए 2। ठीक है, सतह से उठता आदमी, भूरी भूरी खाक धूल क्या है? कविता संग्रह रही है, तो इसका क्या होना चाहिए आपका? तीसरे का आप कविता संग्रह होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए आपका 4। समीक्षा की समस्याएं क्या है? आलोचना है, तो इसका क्या होना चाहिए आपका? ये हो गया इसका 3। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 1। तो देखिए 2 1 4 3, तो कहाँ आ रहा है आपका? 2 1 4 और 3, तो यहाँ आप आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक, तो आप ये देखिए जो विपात्र है, विपात्र क्या है? उपन्यास रहा है। सतह से उठता आदमी क्या है? कहानी है। भूरी भूरी खाकधूल कविता संग्रह है। इसमें कौन सी कविता थी इंपॉर्टेंट? सहर्ष स्वीकारा। ठीक, और समीक्षा की समस्याएं क्या है? इनकी आलोचनात्मक कृति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सूची 1 दिया गया, शीर्षक दिया गया और दूसरा प्रकार दिया गया। वही दिया गया है कि भाई आपका एक तरीके से उनका वो दिया गया है, रचनाएं दी गई हैं, और एक तरफ बताया गया है कि इनका विधा क्या क्या रही है। ठीक, तो पहली क्या है आपका? चंबल की घाटी, ये क्या रहा था? इनका कविता थी, तो इसका तो 2 होना चाहिए। ढूंढिए 2, आपको 2, अच्छा ये 2 जगह मिल रहा है आपको। ठीक है, अभी हम फिर देखते हैं। मुंशी क्या था? इनका उपनाम था भाई। तो तीसरे पे देखो चौथा, ये आपको सीधे आंसर पे पहुंच गया आप, क्योंकि आपको 2 आंसर मिल गए एक जैसे। ठीक, और बाकी देखिए आप, चंबल की घाटी हो गई कविता, आपका मुंशी इनका क्या हो गया? उपनाम हो गया। नया खून में इन्होंने संपादित पत्रिका रही, तो भक्ति आंदोलन का एक पहलू क्या रहा? इनका निबंध संग्रह रहा। ठीक है ना, फिर देखो एक बार, चंबल की घाटी कविता रही। ठीक, तो इसका क्या हो गया? 2। भक्ति आंदोलन का एक पहलू क्या रहा? निबंध संग्रह रहा, इसका हो गया आपका 1। मुंशी क्या रहा? इनका उपनाम रहा, इसका हो गया 4। नया खून क्या रहा? इनकी पहली संपादित पत्रिका रही, तो इसका क्या हो गया आपका? 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी। नेक्स्ट देखते हैं कि मुक्तिबोध, अब ये जो क्वेश्चन है जो आजकल UKSSC पूछ रहा है, कथन कारण वाले, एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपको कितना आता है, कितनी आपके क्या है क्षमता है आपके किसी क्वेश्चन को करने की, कितना आपने उसको डीप पढ़ा है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो देखो कि कथन 1 बोल रहा है कि इनका जन्म 1917 में ग्वालियर में हुआ था। तो क्या इनका जन्म 1917 में हुआ था? हाँ, हुआ तो था। ग्वालियर MP में हुआ था? हाँ, हुआ था। तो ये क्या हो गया? कथन बिल्कुल सही हो गया। इनका उपनाम मुंशी था? हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो इनका उपनाम था मुंशी है। तो क्या आंसर होना चाहिए? केवल 1 सत्य है क्या? नहीं। केवल 2? नहीं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी, कि इनका जन्म 1917 ग्वालियर में हुआ था और इनका उपनाम क्या था? मुंशी था। तो दोनों कथन सही प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मुक्तिबोध की पत्रिकाओं और समूहों के बारे में क्या है? इन्होंने नया खून पत्रिका का संपादन किया। हाँ, हमने तो ये देखा था कि इन्होंने एक जो पत्रिका रही इनकी नया खून, उसका इन्होंने संपादन करा। और कैसी पत्रिका थी वो? साप्ताहिक पत्रिका थी। ये दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि थे। तो हमने देखा था कि जब
गुप्तदार सप्तक स्टार्ट हुआ था 1943 से, जो अज्ञेय द्वारा किया गया था। तो उसमें जो पहली सप्तक था, उसके पहले भी जो इंपॉर्टेंट कवि थे वो कौन थे? मुक्तिबोध थे। पर ये क्या बोल रहा है कि दूसरे सप्तक नहीं, तो ये गलत हो गया आपका। तो यहाँ कथन क्या है? सिर्फ एक सही होना चाहिए। तो दोनों कथन सही नहीं हो सकते, दोनों गलत भी नहीं है, और केवल एक सही ये बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि ये क्या थे? प्रथम सप्तक के कवि थे, ना कि दूसरे सप्तक के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कविता संग्रहों के संकलन के विषय में कथन ए क्या बोल रहा है कि ब्रह्म राक्षस कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो हमने देखा था ना कि चांद का मुंह टेढ़ा है जो कविता संग्रह रहा, इसमें 2 कविताएं हैं जो जिनका संकलन इसमें रहा है। तो एक क्या है? ब्रह्म राक्षस है। ये क्या थी? इनकी सबसे फैंटेसी वाली कविता भी रही। अंधेरे में कविता भी चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या हो गया? इसका कथन सी सही हो गया। इसका आंसर सी सही हो गया कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तिबोध के गद्य साहित्य के विषय में आपको बताना है। विपात्र इनका लिखित उपन्यास है। हाँ, हमको पता है कि जो विपात्र इन्होंने उपन्यास लिखा है, ये एक हमने इंपॉर्टेंट बुक भी कहा था कि जो इनका उपन्यास रहा वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहा? विपात्र रहा। काठ का सपना इनका क्या है? निबंध संग्रह है क्या? नहीं, काठ का सपना क्या है? ये तो क्या है? ये कहानी है। ठीक है, काठ का सपना क्या है? कहानी है, निबंध संग्रह नहीं है। तो क्या हो गया? कथन 1 हमारा सही है। तो कथन 1 ही सही है, 2 सही नहीं हो सकता। दोनों कथन सही नहीं है और दोनों गलत भी नहीं है। तो क्या हो गया आंसर? ए, केवल कथन 1 सही है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा दिया था कि काठ का सपना क्या है? कहानी है, निबंध संग्रह नहीं है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें चेंज करके पूछता है आयोग, क्यों उसके थोड़ा कहीं पर डेट चेंज कर लेगा, और क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको सही करके ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथन 1 क्या बोल रहा है कि कामायनी एक पुनर्विचार इनकी प्रसिद्ध आलोचना है। हाँ है, हमने देखा था कि जो कामायनी एक पुनर्विचार है क्या है? इनकी आलोचना है। अब आपको बताना है कि जो कामायनी है ये है किसकी। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है? नई कविता का आत्मसंघर्ष भी इनकी आलोचनात्मक कृति है। तो ये क्या है? दोनों सही हैं। तो ये क्या हो गया आपका? देखो कि जो नई कविता का आत्मसंघर्ष हो गया, कामायनी एक पुनर्विचार हो गया, ये क्या है? हमने देखा था कि ये है आपकी दोनों की दोनों आलोचनात्मक इनकी कृतियां रही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी साहित्य के संदर्भ में विचार करें। सतह से उड़ता आदमी इनकी एक कहानी है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हाँ भाई, जो सतह से उड़ता आदमी है ये क्या है? कहानी संग्रह रहा है। पक्षी और दीमक भी इनकी कहानी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, जो पक्षी और दीमक है ये भी इनकी कहानी है। तो इससे हमें 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 क्या हो रहा है? याद भी हो रहा है। देखिए कि मुक्तिबोध की जी कौन कौन सी कहानी है? पक्षी और दीमक है, सतह से उड़ता आदमी ये कहानी है। तो इसी तरीके से कभी आएगा पेपर में, या इसी का कोई दूसरा उसमें आ गया कि मिलान करने के लिए आ गया कि सतह से उड़ता आदमी, अगर सामने या कहीं आपको ढूंढना है कि कहानी है या वो है, तो आपको अगर एक भी पॉइंट याद आ जाएगा तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डायरी और निबंध के संदर्भ में इनका क्या क्या था कि एक साहित्य की डायरी, पुस्तक का अंश, नए की जन्म कुंडली एक है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमने देखा भी था, स्लाइड में भी देखा था, और एक अभी जो MCQ आया था ऊपर उसमें भी यही था कि जो पुस्तक का अंश क्या है? एक साहित्य की डायरी है। ठीक है, उस पुस्तक का एक अंश क्या है? नए की जन्म कुंडली एक। ठीक, भक्ति आंदोलन का एक पहलू इनका निबंध संग्रह है। क्या है? इनका निबंध संग्रह है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें इन्होंने क्या करा था? इसमें भी थोड़ा बहुत इनकी क्या आलोचना नजर आती है। तो इसको पर रखा किसमें जाता है? निबंध संग्रह में। अब अन्य कविताओं के संदर्भ में देखते हैं कि चंबल की घाटी और लाल सलाम इनकी कविताएं हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हमने ट्रिक भी देखी थी। लाल सलाम और चंबल की घाटी क्या है? कविता है। ठीक बात है। सूखे कठोर नंगे पहाड़, ये भी क्या है? बिल्कुल ये नहीं, ये जो सूखे कठोर नंगे पहाड़ क्या है? ये भी इनकी कविता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? कहानी। तो कहानी इनकी ये नहीं है। तो क्या होना चाहिए? कथन 2 बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, 2 गलत हो गया, तो ये तीनों वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो क्या हो गया आपका? ये आपका आंसर सही हो गया कि केवल कथन 1 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अन्य रचनाओं के संदर्भ में क्या है कि जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, इनकी अन्य रचनाओं में शामिल है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ भाई, अन्य जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, पूछ लिया जाए कभी कि जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे किसकी कृति है? तो क्या है? किसकी कृति है? मुक्तिबोध जी की
कृति है। दूसरा क्या है, ब्रह्म राक्षस को अन्य रचनाओं में भी स्थान दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है कि भई ये अलग से भी इन्होंने लिखा, कोई बात नहीं, पर हमको जो याद है कि एक तो ब्रह्म राक्षस और एक अंधेरे में, ये किसमें संकलित है? चाँद का मुँह टेढ़ा है जो किताब है उनकी, जो कविता संग्रह है, उसमें ये दोनों संकलित है। और सहर्ष स्वीकारा है, ये किसमें है? भूरी भूरी खाकदूल में आपका संकलित है। तो इसका आंसर क्या होता है आपका? सी इसका आंसर हो जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। और बाकी मैंने ये बता दिया है आपको कि आपको थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए ना, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको रटना अच्छा नहीं है। हम बोल रहे हैं कि मुक्तिबोध जी पहले तार सप्तक के कवि थे, तो वो तार सप्तक का मतलब क्या होता है? तो मैंने बता दिया था कि अज्ञेय जी ने जब ये आधुनिक कविता का दौर शुरू करा, तो मुक्तिबोध को उस शुरुआती ग्रुप जो सबसे पहला जो तार सप्तक बनाया, उसमें सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में रखा, सबसे पहला कवि रखा। और तार सप्तक में कितने कवि रहते थे? 7-7 कवियों का इन्होंने जोड़ा बनाया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले वाले कवियों के वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, तो ज़रूर जाकर देखिए। हमने एक-एक करके सभी महत्वपूर्ण कवियों को थ्योरी और एमसीक्यू के साथ कवर किया है, और उसमें छोटी-छोटी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हैं कि जिससे आपको याद हो सके। आप पेपर में जाकर के अब जब एमसीक्यू आपके पास आए, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकें। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कवि के साथ, नए विचारों और नए साहित्यिक समझ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और उत्तराखंड स्टडी जंक्शन के साथ बने रहिए। धन्यवाद।